नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के सभी विद्यार्थियों का फिजिकल केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। सेकेंड यूनिट चल रही है और आज का टॉपिक है sp3 संकरण के लिए जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू क्या है, उसको कैलकुलेशन करना है। sp3 संकरण में हम देखें एक s 3p कक्षक उपस्थित है और ये आपस में संयोग करके sp3 संकृत कक्षक बनाते हैं। तो इसके लिए जो संकृत कक्षक है sp3, इसके लिए जो तरंग फलन है वो होता है psi sp3 ai psi s प्लस bi psi px प्लस ci psi py प्लस di psi pz, जहाँ i की वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4 है। क्योंकि 4 संकृत कक्षक बन रहे हैं इसलिए चारों के लिए अलग अलग यहाँ सामान्यीकरण और लंबकोणीयता परिस्थिति ऑर्थोगोनल और परिस्थितियाँ लागू करें तो हमें मालूम है सामान्यीकरण में इंटीग्रेशन साई आई स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू 1 तथा लंबकोणीयता में ऑर्थोगोनलिटी में साई इंटीग्रेशन साई आई साई के डी टी इक्वल टू 0। इनको हम लागू करें sp3 संकरण में तो हमें समीकरण 22 और 23 प्राप्त होते हैं। अर्थात जो स्थिरांक है a b c d उनकी वैल्यू हो जाएगी सामान्यीकरण के द्वारा a आई स्क्वायर प्लस बी आई स्क्वायर प्लस सी आई स्क्वायर प्लस डी आई स्क्वायर इक्वल टू 1 और ऑर्थोगोनलिटी के अनुसार a आई a के प्लस बी आई बी के प्लस सी आई सी के प्लस डी आई डी के इक्वल टू 0। हमें मालूम है कि चारों जो sp3 संकृत है उनका आकार एकदम समान है, साथ ही s कक्षक गोलाकार है। तो इन सभी चारों संकृत कक्षकों में जो s कक्षक के कारण a1 a2 a3 a4 की वैल्यू है वो इक्वल है। अर्थात a1 स्क्वायर इक्वल टू a2 स्क्वायर इक्वल टू a3 स्क्वायर इक्वल टू a4 स्क्वायर इक्वल टू 1/4। अर्थात 1/2 वैल्यू आएगी किसकी, a1 a2 a3 a4। तो समीकरण 22 व 21 से देखें हम तो यहाँ हमें समीकरण 22 और 21 के अनुसार देखें तो b आई स्क्वायर प्लस सी आई स्क्वायर प्लस डी आई स्क्वायर इक्वल टू 3/4 तथा बी आई बी के प्लस सी आई सी के प्लस डी आई डी के इक्वल टू -1/4। और इस प्रकार हमने यहाँ हम ये माने कि C1 और D1 क्या है, दोनों ही इक्वल टू 0 है। तो ऐसी स्थिति में समीकरण 25 से B1 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो ऐसी स्थिति में समीकरण 21 के अनुसार देखें तो साई sp3 1 की वैल्यू होगी 1/2s प्लस √3/2 px। py और pz तो यहाँ क्योंकि C1 और D1 0 है तो इसका योगदान नहीं है। a3 की वैल्यू हमें मालूम है 1/2 है। अतः ऐसी स्थिति में x z तल में py कक्षक का कोई योगदान नहीं होता। तो हम यहाँ देखें C2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ऐसी स्थिति में psi1 व psi3 तथा psi1 व psi4 के मध्य ऑर्थोगोनलिटी शर्त को लागू करें तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0, a1 a3 प्लस b1 b3 इक्वल टू 0, a1 a4 प्लस b1 b4 इक्वल टू 0। तो इस समीकरणों को हल करें तो हमें यहाँ b2 इक्वल टू b3 इक्वल टू b4 बराबर -a1 a2/b1 या a1 a2 की वैल्यू रखें तो इसकी कैलकुलेशन करें तो यहाँ b2 b3 और b4 की वैल्यू आएगी -1/2 √3 तथा C2 व B2 के मान समीकरण 25 में हम रखें तो वैल्यू आ जाएगी d2 स्क्वायर बराबर 2/3 या इसको कैलकुलेशन करें तो d2 बराबर √3/2। तो ऐसी स्थिति में समीकरण
21 के अनुसार देखें साई sp3 बराबर क्या प्राप्त होगा, 1/2s माइनस 1/2√3px प्लस √2/3pz। ये इक्वेशन, इस प्रकार हम साई 1 साई 2 का कैलकुलेशन कर चुके हैं। sp3 संकरण के लिए तीसरे कक्षक के गुणांकों का परिकलन करते हैं तो हमें साई 2 साई 3 तथा साई 2 साई 4 के मध्य ऑर्थोगोनलिटी शर्त को लागू करना होगा। इसके अनुसार देखें हम a2 a3 प्लस b2 b3 प्लस d2 d3 इक्वल टू 0 या a2 a4 प्लस a2 b4 प्लस d2 d4 बराबर 0। इस समीकरण से हमने हल किया तो यहाँ जो d3 की वैल्यू है वो इस प्रकार कैलकुलेशन करने के बाद -1/2 प्राप्त होती है। साथ ही हमें मालूम है a2 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर प्लस b4 स्क्वायर प्लस c4 स्क्वायर प्लस d4 स्क्वायर इक्वल टू 1। इन सब के मान रखे हमने तो यहाँ c3 और c4 की वैल्यू प्राप्त होगी, वो होगी 1/√2। इस प्रकार a4 में हम मान रखें तो मान प्राप्त होगा 1/2 साई s माइनस 1/2√3 साई px प्लस 1/4 साई py माइनस 1/6 साई pz। इस प्रकार हम साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 के कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगला टॉपिक है संकरण के प्रकार से बंद कोण की गणना। हमें मालूम है कोस थीटा बराबर होता है माइनस संकृत कक्षक में s गुण अपॉन 1 माइनस संकृत कक्षक का s गुण। sp संकरण में देखें तो sp संकरण में s लक्षण 50% है तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5। इसको हल करें तो कोस थीटा बराबर -1 और कोस 180 डिग्री हो गया तो उसकी वैल्यू होती है -1। इसलिए यहाँ बंद कोण का मान कितना आ गया, थीटा कोण का मान 180 डिग्री। इसी प्रकार देखें sp2 में s लक्षण है 33.35%। तो ऐसी स्थिति में s प्रतिशत लक्षण देखें कोस थीटा बराबर -0.33 अपॉन 1 माइनस 0.33। इसको हल करें तो कोस थीटा की वैल्यू आती है -0.5 और कोस अगर 120 हो तो इसकी वैल्यू होती है -0.5। तो इस प्रकार यहाँ थीटा कोण sp2 संकरण में 120। इसी प्रकार sp3 में देखें s लक्षण कितने 25% तो कोस थीटा की वैल्यू आएगी -0.33 और इसकी वैल्यू कोस 109 डिग्री 28 मिनट की जो वैल्यू आती है वो आती है -0.33। इस प्रकार हम इनके बंद कोण का परिकलन कर लेते हैं। अगला टॉपिक है S2 के लिए संयोजकता बंद मॉडल का परिचय। S2 के लिए VBT सिद्धांत के अनुसार S2 की जो व्याख्या की थी वो सर्वप्रथम की थी हिटलर व लंदन द्वारा। इसने सहसंयोजक बंध बनने की व्याख्या की थी और उन्होंने कहा था कि सहसंयोजक बंध बनने के लिए दोनों परमाणु के परमाणुक कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके या रेखीय अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। हिटलर व लंदन के अनुसार दो हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य बंध बनने की स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाती है जिससे H2 अणु का स्थायित्व दोनों परमाणु की तुलना में बढ़ जाता है। स्थितिज ऊर्जा का मान कम होगा तो स्थायित्व बढ़ेगा। इस प्रकार बाद में है जो पॉलिंग ने अनुनाद का समावेश किया इसमें और स्लेटर ने संयोजकता बंध के दिशात्मक गुणों को भी इस VBT सिद्धांत में शामिल किया। तो VBT सिद्धांत के अनुसार निम्न शर्तें होनी चाहिए। पहला है बंध बनाने में सहसंयोजक कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। सेकंड, बंध बनने के बाद बंध में प्रयुक्त समस्त इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं। थर्ड, सहसंयोजक बंध बनने के बाद दोनों बंधित परमाणुओं की पहचान बनी रहती है। फोर्थ, बंधी इलेक्ट्रॉनों का दोनों परमाणु के मध्य आदान प्रदान होता है। ये चार आवश्यक शर्त है
किसमें, VBT के लिए या सहसंयोजक बंध बनने के लिए। तो VBT के अनुसार हम H2 अणु की व्याख्या करें तो सर्वप्रथम हाइड्रोजन परमाणु को हम HA व HB के एक युग्म के लिए जो अनंत दूरी पर एक दूसरे से पृथक है उनका हम हैमिल्टोनियन संकारक देखें तो हैमिल्टोनियन संकारक H कैप बराबर होगा H कैप A1 प्लस H कैप B2। 1 है A परमाणु को और 2 है B परमाणु को दर्शा रहा है। इन दोनों में विद्यमान दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए संयुक्त तरंगफलन का मान हो जाएगा φ1 बराबर 1 psi SA1 प्लस 1 psi SB2। यहाँ हम देखें तो हैमिल्टोनियन संकारक के लिए या का मान H2 अणु के लिए निम्न होता है। समीकरण 5 से दर्शा रहे हैं इसको। H के बराबर -1/2 psi1 del 1 स्क्वायर प्लस 1/2 del 2 स्क्वायर माइनस 1/r A1 माइनस 1/r B1 माइनस 1/r A2 माइनस 1/r B2 प्लस 1/r 1/r12 प्लस 1/R। यहाँ हम देखें HA1 कैप प्लस HB2 कैप प्लस H डैश कैप ये वैल्यू होगी, अर्थात H कैप बराबर क्या हो जाएगा -1/RA प्लस -1/RB प्लस 1/R प्लस 1/R। इसको इस प्रकार भी दर्शा रहे हैं, ये परमाणु A है हाइड्रोजन परमाणु और ये हाइड्रोजन परमाणु A है और ये हाइड्रोजन परमाणु B। यहाँ R12 है वो दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी है। RB1 या RA1 है ये है नाभिक HA परमाणु के नाभिक तथा HB परमाणु के इलेक्ट्रॉन, तथा RB1 है वो B परमाणु के नाभिक और HA परमाणु के इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी है। दोनों प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों दर्शा रखे हैं। ऐसी स्थिति में H2 अणु का तरंग फलन होगा वो psi A बराबर psi A1 psi B2। इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं, इसलिए इसकी जो तरंग फलन होगा वो होगा psi सेकंड बराबर psi A2 इंटू psi B1। H2 का वास्तविक तरंग फलन psi रेखीय संयोग से है बन रहा है, इसलिए इसका psi बराबर होगा A1 psi 1 प्लस A2 psi सेकंड। psi 1 और psi फर्स्ट और psi सेकंड की मान रखें समीकरण 5, 6 और 7 से समीकरण 8 में, तो हमें समीकरण 9 प्राप्त होता है, अर्थात psi बराबर A1 psi A1 psi B2 प्लस A2 psi A2 psi B1। A1 एवं A2 मिक्सिंग पैरामीटर है तथा E का मान इसके अनुसार समीकरण 10 के द्वारा ऊर्जा E का प्रकलन करते हैं। समीकरण 10 का मान समीकरण 9 में रखकर इसके सेक्युलर इक्वेशन के रूप में लिखें तो समीकरण 11 प्राप्त होती है। सेक्युलर डिटर्मिनेशन इक्वेशन देखें तो समीकरण 12 प्राप्त होती है और उसके अनुसार हम ये मान देखें कि H11 क्या है, H12 क्या है, E क्या है, S क्या है, S स्क्वायर क्या है, वो समीकरण 13, 14 और 15 से दर्शाया गया है। अगर समीकरण 11 में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाकर A1 A2 के मान को ज्ञात किया जाते हैं तो निम्न प्रकार करते हैं। समीकरण 16 के अनुसार A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू S2 स्क्वायर इक्वल टू 1, अर्थात S1 बराबर S2। ऐसी स्थिति में A1 बराबर A2 बराबर अंडर 2 ब्रैकेट में 1 प्लस S स्क्वायर। इस प्रकार हम देखें, अगर प्रतिकर्षण की ऊर्जा है E बराबर E माइनस के लिए तो A1 बराबर माइनस A2 या A1 बराबर माइनस A2 बराबर 1/√2 1 माइनस S स्क्वायर। इसका मान रखकर हम ज्ञात करें तो हमें समीकरण 23, 24 प्राप्त होता है और इस प्रकार H2 अणु के लिए हम तरंग फलन ज्ञात कर लेते हैं। अगर हम अनुनाद के अनुसार देखें, पॉलिंग के अनुनाद के अनुसार, तो अनुनादी संरचनाएं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ प्राप्त होती है, जहां psi सेकंड बराबर हो जाएगा psi A1 1 इंटू psi A2, psi फोर्थ के लिए हो जाएगा psi B1 B1 प्लस psi B2। ऐसी स्थिति में H2 अणु के लिए कुल तरंग फलन होगा psi बराबर N psi कोवेलेंट
प्लस लैम्डा साई आयनिक, जहाँ n क्या है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। साई बराबर n साई A1 साई B2 प्लस साई A2 साई B1 प्लस लैम्डा साई A1 साई A2 प्लस साई B1 साई B2 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम यहाँ H2 अणु के लिए तरंग फलन कैलकुलेशन कर लेते हैं, किसके अनुसार, VBT अणु के अनुसार। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ MO एंड VB मॉडल्स, अर्थात MOT थ्योरी और VBT थ्योरी में क्या क्या कंपैरिजन, अंतर और समानताएं हैं। सबसे पहले हम समानताएं देखें तो दोनों ही सिद्धांत सहसंयोजक बंध बनने की व्याख्या करते हैं। सेकंड, दोनों ही सिद्धांत परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन की व्याख्या करते हैं। थर्ड, दोनों ही सिद्धांत के अनुसार अतिव्यापन करने वाले कक्षकों की सममिति तथा ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, दोनों ही सिद्धांत सहसंयोजक बंध की दिशात्मक प्रकृति की व्याख्या करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, दोनों सिद्धांतों के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का आवेश घनत्व बंध दूरी पर के अनुसार या बंधित दोनों परमाणु के नाभिकों के मध्य स्थित होता है। असमानताएं VBT में देखें तो VBT में अणुओं की संरचना की व्याख्या परमाणुिक संरचना की भांति परमाणु कक्षकों के द्वारा की जाती है, जबकि MOT के अनुसार आणविक कक्षकों के रूप में होती है। परमाणु कक्षकों के रूप में तरंग फलन साई VB V4 वैलेंस B4 बैंड बराबर साई A1 इंटू साई B2 प्लस साई A2 इंटू साई B1। या MOT के अनुसार देखें तरंग फलन तो साई MO बराबर साई A1 प्लस साई B1 इंटू साई A2 प्लस साई B2। सेकंड पॉइंट देखें, VBT सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म बंध की अवधारणा बनी हुई है, अर्थात बंधों के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, जबकि MO ने इलेक्ट्रॉन युग्म बंध की अवधारणा नहीं दी। MOT के अनुसार पूरे परमाणु पर सतत इलेक्ट्रॉन घनत्व है, कहीं पृथक रूप से केंद्रित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इस प्रकार MOT के अनुसार तो हो जाएगा समेसन साई 1 H कैप साई सेकेंड डी टाउ। VBT के अनुसार हो जाएगा समेसन साई 1 साई सेकेंड 2 H कैप साई 1 2 साई सेकेंड 2 डी टाउ। समीकरण इसमें देखें तो यहाँ हम तरंग फलन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसके अनुसार, VBT के अनुसार। अगला पॉइंट, VBT के अनुसार H2 जैसे समनाभिकीय अणुओं के लिए हिटलर लंदन ऊर्जा का मान निम्न होता है, अर्थात साई VB वैलेंस बॉन्ड बराबर साई 1 1 इंटू साई सेकेंड 2 प्लस साई 1 2 साई सेकेंड 1, जहाँ साई VB में सहसंयोजक गुण और आयनिक गुण नहीं है। इधर देखें MOT के अनुसार तरंग फलन आयनिक और तरंग फलन के रूप में रहता है, अर्थात साई MO बराबर साई 1 फर्स्ट प्लस साई इस प्रकार हम फोर्थ पॉइंट देखें, R के अधिक मान के लिए सहसंयोजक बंध बेहतर सिद्धांत है, जबकि सहसंयोजक बंध के साथ साथ आयनिक गुण की व्याख्या भी MOT के द्वारा की जा रही है, इसलिए R के कम मान के लिए MOT सिद्धांत अधिक बेहतर है। VBT के अनुसार H2 का वियोजन निम्न प्रकार होता है, अर्थात H2 इक्वल टू H एक इलेक्ट्रॉन सहित और दूसरा H एक इलेक्ट्रॉन सहित। VBT के अनुसार देखें तो MOT के अनुसार फ्री रेडिकल बनते हैं या आयन बनते हैं। VBT सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक अनुनाद को शामिल किया गया है, जबकि यहाँ MOT के अनुसार यहाँ अभिविन्यास अंतःक्रिया को सम्मिलित किया गया है। VBT के अनुसार मात्रात्मक गणनाएं आसानी से संपन्न नहीं होती, जबकि MOT के अनुसार मात्रात्मक गणनाएं आसानी से संपन्न हो जाती है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।